अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 15 जो है फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो कुछ इस तरह की आप लोगों का बुक का टाइटल है। ये देखें, टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान पे ये बेस कर रही है 2022-23। अब हम इसके चैप्टर्स पे आ जाते हैं और जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 15 है हमारे पास, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 15। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ ग्रेविटी। ठीक है, तो हमें ये क्लास आप लोगों को पता है 6 ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेविटी का टॉपिक, कि ग्रेविटी होती क्या है। तो एक्चुअली ग्रेविटी हमारे पास एक यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जिसने सारी चीज़ों को अपनी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है। अगर ये ग्रेविटी ना होती तो हम लोग जो है वो हवाओं में उड़ रहे होते, हर चीज़, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती। ठीक है जी, और कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास होगा वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास एक्ट कर रही होगी। ठीक है, उस पर ग्रेविटी कुछ ना कुछ लग रही होगी हमारे पास। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का मास होता है उतनी ज़्यादा उस पर ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होती है, मतलब उतनी ज़्यादा ताकत के साथ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही होती है। यही ग्रेविटी की ही फोर्स है जिससे जो प्लैनेट्स हैं, पूरे जो ये हमारे पास गैलेक्सी सिस्टम है, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड हमारे पास मूव कर रहे हैं अपने ही ऑर्बिट्स में। तो इसी ग्रेविटी की वजह से ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इसके टॉपिक पे कि आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है हमारे पास। ओके जी, ग्रेविटी एक फोर्स दैट हैज़ फैसिनेटेड द साइंटिस्ट फॉर सेंचुरीज, इट्स एसेंशियल इन शेपिंग दिस यूनिवर्स। तो ग्रेविटी वो कह रहे हैं कि एक ऐसी फोर्स है जिसने साइंटिस्ट को सदियों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट किया हुआ है और ये यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कीप अस फर्म हेल्थ ऑन अर्थ एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्टार्स। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि गैलेक्सीज में जितनी मूवमेंट्स स्टार्स की हो रही हैं वो इस ग्रेविटी की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज़ बीन क्रूशियल इन हेल्पिंग अस कम्प्रिहेंस दिस फोर्स। तो न्यूटन ने, आपको पता है, एक लॉ दिया था। न्यूटन का जो हम लोग जो न्यूटन की स्टोरी पढ़ते हैं कि एक ट्री था और वो न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि अचानक से एप्पल गिरा। तो न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों हो गया, कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया। तो उस पर न्यूटन ने फिर जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा सोचा। तो उसने फिर हमें एक लॉ दिया था, न्यूटन लॉ दिया था, जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रेविटी होती है, कोई ना कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये एप्पल नीचे की तरफ को आया है। तो इस लॉ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि हम इस फोर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, आर गैलेक्सी द मिल्की वे इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेंथ। इट इज़ द वास्ट डिस्क ऑफ स्टार डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये बस उसके बता रहे हैं कि ये जो फोर्स होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, और ये जो सारे जो ये हमारे पास गैलेक्सीज में स्टार्स हैं या ये पूरे प्लैनेट्स हैं, ये सब इसी की वजह से मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये सब थोड़ा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। ग्रेविटी इज द मास्टर ऑफ दिस कॉमिक डांस। तो इन सब का जो मास्टर है, ठीक है, ये जो डांस हो रहा है, डांस का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं पूरे गैलेक्सीज में, तो ये ग्रेविटी जो है वो इसका मास्टर है, मतलब ग्रेविटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। It controls the movement of stars within our galaxies and how galaxies interact with each other। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मूवमेंट ऑफ स्टार्स जो है वो कंट्रोल में है, ये ग्रेविटी की वजह से ही है। ये फर्स्ट जो हमारे पास पूरा पैराग्राफ था ये ग्रेविटी का था कि ग्रेविटी हमारे पास किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए। उसके बाद हमारे पास न्यूटन ने अब क्या किया कि इस ग्रेविटी को समझने के लिए या इस ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो उसने कहा था कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इस न्यूटन की फोर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये इस फोर्स को मेजर कर सकते हैं। चलें जी, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। Newton formulated a law called the Newton law of universal gravitation, describe the
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स, जिसको उसने ये स्टेट किया, every object in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between centers. ओके जी, वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनमें अट्रैक्ट में किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वो फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कोई जो फोर्स होती है वो उनके मासेस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फोर्स बनेगी, और अगर हम उनका रेडियस, उन मासेस का रेडियस जो होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो उस फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब अगर मासेस ज़्यादा होते जाएंगे तो उनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप मज़ीद अच्छे से जब हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन रिवोल्यूशनाइज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड एंड मैथमेटिकल फ्रेम, इसको सब कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके नोट्स भी अभी मैं वीडियो में आगे चल के आपको इसके नोट्स भी बना दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको भी याद लिखने की, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये बस ये बता रहे हैं। और जैसे कि आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, तो ये भी हमारे पास न्यूटन्स लॉ से ही उसने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। नेवरथलेस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिमेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फोर्स। न्यूटन लॉ हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये इस पूरे में यही बताना चाह रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन पे कि किस तरह ये न्यूटन ने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया। Consider two spherical bodies of masses m1 and m2 separated by distance r। दो बॉडीज हैं हमारे पास, ये एक m1 है और ये हमारे पास m2 है, ठीक है, और इनको सेपरेट किया हुआ है, जिनके दरमियान का डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। डेफिनेशन न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो ये कह रहे हैं कि Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2। इसका मास बॉडी, मास ऑफ बॉडी 1 और मास ऑफ बॉडी 2, इन दोनों का जो मास है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स जो होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। मतलब कि अगर हम मास बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r² के, रेडियस के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कि अगर जो है रेडियस हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, आपको पता है जब भी कोई चीज़, जैसे मैग्नेट्स की एग्जांपल ले लें कि मैग्नेट्स जो है वो दूर जाते जाते हैं तो उनके दरमियान की अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, और जितना वो करीब आते जाते हैं उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे भी यही केस है, जैसे जैसे ये इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा तो फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस करीब करते जाएंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास एक दोस्त ने रिलेशंस दिए थे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 क्रॉस m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r²। अब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है, तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड द G। G इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 6.67 इंटू एक्सपोनेंट -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। ये तो हमारे पास इसकी डेरिवेशन हो गई और न्यूटन का लॉ हो गया। साथ साथ हम इसके नोट्स भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप लोग इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल की हेडिंग देनी है। ये जो फर्स्ट टॉपिक है, ये जो फर्स्ट इस तरह का पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अच्छा, आप लोग हेडिंग्स वाइज अगर याद करेंगे तो आप लोगों को ईजिली हेडिंग्स माइंड में रहेंगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा, और पेपर के टाइम पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये इस तरह से हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डाल दी, इसका हमने यहाँ पे ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये लिख दी, फिर हमने यहाँ लिख देना है कि मैथमेटिकली हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
ये मैथमेटिकली मैंने बिल्कुल वही एज इट इज़ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कंसिडर 2 स्फेरिकल बॉडीज़, और ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक कांस्टेंट तक हमने यहाँ पे इसको लिख दी है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से इसको याद करना है, और जब इसके नोट्स बनाने लगेंगे तो इस तरह हेडिंग्स वाइज हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं, अब हम लोग कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। ये नीचे जो है लिखी हुई है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको मैंने हेडिंग्स में बना दिया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है, और ये किसी भी मीडियम में डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, तो जैसे कि मीडियम, कोई भी मीडियम हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, जो भी मीडियम होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेम रहेगी, और ये हमेशा अट्रैक्ट करेगी दोनों मासेस में, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है जी, हम साथ साथ बुक को भी लेके चलते हैं कि बुक में भी यही है, ये क्योंकि बच्चे अक्सर बुक से ही याद कर रहे होते हैं, तो आप बुक में भी हेडिंग डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये जो फर्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स, कि ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्स क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये देखें, इसको अपने बच्चों अच्छे से समझ लेना है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। उन्होंने कहा है कि ये ग्राफ जो है वो हमें ये शो करता है कि फोर्स और डिस्टेंस में किस तरह से इस लॉ से चेंजिंग्स आती हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग, हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, तो फोर्स हमारे पास जो होगी वो हमारे पास F होगी। अगर हम इसका डिस्टेंस डबल कर देंगे, मतलब 2r कर देंगे, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ F हो जाएगी। ठीक है, इस फोर्स का जो ओरिजिनल फोर्स थी उसका 1/4 पार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर हमें डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह हो रही है, ये क्यों हो रहा है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर फोर्स होती है, मतलब कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में r के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो इस हेडिंग में उन्होंने हमें और इस ग्राफ के ज़रिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि r के ऊपर स्क्वायर क्यों हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि द फोर्स इज डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 4। फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी अगर हम इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर देंगे फैक्टर 2 में, मतलब डबल कर देंगे डिस्टेंस, तो फोर्स जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इट डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, के फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 1/9 अगर हम इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर देंगे 3, मतलब कि ओरिजिनल से 3 टाइम्स ट्रिपल कर देंगे, तो जिसकी फोर्स होगी वो 1/9 हो जाएगी, और इस तरह फिर ये चलता जाएगा। ठीक है, और जो ग्राफ है वो हमें ये शो करता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये डिस्टेंस बता रहा है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, चलें अब इसको हम लोग ग्राफ के ज़रिए तो अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1r होगा तो फोर्स जो होगी वो यहाँ पे F ही रहेगी। अगर डिस्टेंस 2r हो जाएगा तो इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर डिस्टेंस 3r हो जाएगा, मतलब हम इसको ट्रिपल डिस्टेंस कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। अगर हम लोग, मैं समझने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है कि अगर रेडियस हमारे पास 1 मीटर का है और फोर्स हमारे पास 36 फोर्स न्यूटन की फोर्स है, और तो अगर हमारे पास डिस्टेंस रेडियस जो है वो 2 मीटर हो जाएगा तो फोर्स उन्होंने क्या है कि 1/4 हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। अगर रेडियस 3 मीटर है तो ये जो फोर्स होगी वो 1/9 हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो सिमिलरली ये फिर चलता जाएगा इसी तरह। तो अब ये क्यों इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेना है कि यहाँ पे तो 36 ही रहेगी, इस पर तो कोई इशू नहीं आ रहा। यहाँ पे हम 4 की जगह पे 1/2 का स्क्वायर लिख लें तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, नीचे करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर, मतलब कि 1/r स्क्वायर, 1/3r स्क्वायर, इस तरह चेंज होता जाएगा। इसीलिए r के ऊपर हमने क्या लिख देते हैं, हम स्क्वायर लिख देते हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ ये शो कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग में अब हम लोग यहाँ पे बुक पे भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक बुक में हमने यहाँ तक इसको समझ लिया है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है, हमारे पास म्यूचुअल फोर्सेस है। म्यूचुअल फोर्सेस का मतलब कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, सारे एक दूसरे पर के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इफ द फोर्स ऑफ द मास m2 caused by the mass m1 is F21, ठीक है, और देयर इज ऑल्सो फोर्स ऑन मास m1 caused by the mass m2 which is m2, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम नोट्स में देख लेते हैं। इसके ऊपर हमने हेडिंग देनी है, यहाँ पे म्यूचुअल फोर्सेस की हेडिंग देनी है, ठीक है। वो यहाँ पे ये बस समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस m2 पे इफ़ द फोर्स ऑन मास m2, अगर मास m2 पर फोर्स जो लग रही है, ये देखिए ये वाली फोर्स इधर जा रही है ना, m2 पे लग रही है, तो हम दे देंगे कि इसका नाम, इस फोर्स का नाम दे देंगे F21, क्योंकि मास 2 पर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, m1 की वजह से, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया F21। और इस पे जो फोर्स लग रही है उसका नाम हम दे देंगे F12, के मास 1 पे लग रही है 2 की वजह से, तो इसके बस हमने यहाँ पे इसको नेमिंग किया है कि फोर्स 1 और फोर्स 2 जो है एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में सेम होती है, इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब क्या है कि माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। में आ जाते हैं हम लोग, बुक में देखें ये सारा पैराग्राफ हमने कर लिया है। अब उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, इट मीन्स दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल कॉन्सिस्टेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ये जो न्यूटन लॉ यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। किस तरह मिलता जुलता है, तो यहाँ पे हमने जो है इसके बाद हमने इसकी हेडिंग दे लेनी है, फोर्थ हेडिंग कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा, लेकिन वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और इसमें भी हमारे पास यही हो रहा है इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि ये एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। और इसकी वजह से अगर कोई इस पे फोर्स लग रही है तो वो एक्शन था, फिर इसने वापस कोई फोर्स लगाई तो वो क्या है, रिएक्शन है। तो इसमें भी सेम वही फिनोमेना हो रहा है जो न्यूटन थर्ड लॉ में होता है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों एज अ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट कर रही होती है कि एक की तरफ फोर्स की, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो वो एक्शन है, और एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स दोबारा लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं जबकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ओके जी, यहाँ तक हमने न्यूटन थर्ड लॉ तक हमने जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक आपका टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद ये एक बस छोटा सा पॉइंट टू पाउंडर है, इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फाइंड आउट मेजर करने के लिए, जबकि ये हमारे पास बहुत ही एक स्मॉल नंबर होता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारे पास इसको फाइंड आउट करना, इस फोर्स को फाइंड आउट करना, तो इसको साइंटिस्ट ने बहुत सारे साल लगा दिए थे, ठीक है। और ये एक हमारे पास एक कैपेबल डिवाइस या एक कैपेबल फॉर्मूला हमारे पास आया था जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिससे उन्होंने क्या किया, जी को मेजर किया था। एक हमारे पास हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे पास एक अपैरेटस से एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे हमारे पास जो कि क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल हुआ था जी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करने में, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि जी की वैल्यू मीडियम पर कोई असर नहीं होता, कि मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इसकी अट्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और ये जो जब जी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इससे हमें और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ भी मिलना शुरू हो गई कि अर्थ का मास क्या होता है, और बहुत सारे मासेस को फाइंड आउट करने में ये जो जी है ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल है। ये बस हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, ये सब कुछ आपको माइंड में रखना है कि जी की वैल्यू किस तरह आई थी और ये किस तरह हमारे पास कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। नोट्स मैं आपके साथ यहाँ पर इसमें स्क्रीनशॉट्स में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, और ये बिल्कुल आपकी बुक का ही सब कुछ मैंने जो है वो कॉपी किया है ताकि जो बच्चे बुक से याद करेंगे उनके लिए बस बुक के ऊपर हेडिंग डाल लेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।